ईरान युद्ध को लेकर पेंटागन द्वारा हाल ही में साझा किए गए आंकड़ों ने अमेरिकी संसद से लेकर आम जनता के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है, उस पर अब तक $25 बिलियन यानी करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये राशि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पूरे साल के बजट के बराबर है, जिसने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका एक बार फिर किसी अंतहीन और महंगे युद्ध की ओर बढ़ रहा है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी जूल्स हर्ट ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि इस भारी भरकम खर्च का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक हथियारों, गोला बारूद और क्रूज मिसाइलों की खपत में गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर प्रहार करने के लिए हजारों की संख्या में टमाहोक मिसाइलों और सटीक निर्देशित हथियार यानी कि प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स का उपयोग किया है। हालांकि इस $25 बिलियन के आंकड़े में भविष्य के संभावित खर्च, क्षतिग्रस्त सैन्य साजो सामान की भरपाई और सैनिकों के पुनर्वास की लागत शामिल नहीं है। सांसद एडम स्मिथ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लंबे समय से इन संख्याओं का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो सामने आया है वो डराने वाला है। पारदर्शिता के नाम पर हमें केवल आधा सच बताया जा रहा है। अब एक तरफ जहां अमेरिकी सरकार की खर्च को लेकर आलोचना हो रही है, तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस ऑपरेशन का पुरजोर बचाव किया है। उन्होंने इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य बताया। हेगसेथ ने सांसदों से सवाल किया कि अगर ईरान एक परमाणु संपन्न देश बन जाता तो उसे रोकने की क्या कीमत होती। आज का यह खर्च भविष्य में होने वाली एक बड़ी त्रासदी को रोकने का निवेश है। प्रशासन का तर्क है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है। तमाम रक्षा विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने इस युद्ध की आवश्यकता पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। उनका तर्क है कि ईरान से अमेरिका की मुख्य भूमि को कोई भी तात्कालिक खतरा नहीं था। जानकारों का कहना है कि युद्ध कूटनीतिक रास्तों को बंद करके जानबूझकर चुना गया विकल्प है। आलोचकों के अनुसार अमेरिका पहले से ही भारी राष्ट्रीय कर्ज और घरेलू आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में एक और युद्ध में अरबों डॉलर झोंकना न केवल आर्थिक रूप से आत्मघाती है, बल्कि सैन्य औद्योगिक परिसर यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा पहुंचाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अब जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, अमेरिका के भीतर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। अगर पेंटागन भविष्य में और ज्यादा बजट की मांग करता है तो उसे संसद में भारी गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता ने वैश्विक तेल बाजार को भी प्रभावित किया है, जिससे अमेरिका में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता कब होगी ये स्पष्ट नहीं है। इसी बीच ईरान युद्ध के अगले संभावित दौरे की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की नौसेना ने अमेरिका और इजराइल को नए हथियारों की धमकी दी है। साथ ही मजाक उड़ाया है कि इससे दुश्मनों को हार्ट अटैक आ सकता है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब ट्रंप ने ईरान की तरफ से दिए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के प्रस्ताव को खारिज किया है। प्रेस टीवी के अनुसार ईरान के नेवी कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरान ने कहा कि इस्लामिक गणतंत्र जल्द ही दुश्मन को नए हथियार से जवाब देगा। उन्होंने इस हथियार को लेकर कहा कि दुश्मन इससे बहुत ज्यादा डरते हैं और ये उनके बेहद पास में ही है। एडमिरल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा। कमांडर ने कहा कि दुश्मनों ने गलत सोचा था कि वे ईरान के खिलाफ अपनी नए उकसावे वाली कार्रवाई से बहुत कम समय में मनचाहा नतीजा पा लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी यही सोच अब मिलिट्री अकादमियों में एक मजाक बन गई है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि ईरान का अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नया हथियार क्या होगा। वहीं ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष अलाउद्दीन बोरुजेर्दी ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान होर्मुज जल मरुमध्य पर अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेगा। बोरुजेर्दी ने दावा किया कि ईरान के पास युद्ध जारी रखने के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स का पर्याप्त भंडार मौजूद है और वो इसे कई और वर्षों तक खींच सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि ईरान के आश्चर्यजनक लचीलेपन को देखने के बाद अब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को आखिरकार इस्लामी गणराज्य की क्षमताओं पर विश्वास हो गया है। इसी बीच तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में ईरानी फौज के समर्थन में आयोजित रात्रिकालीन रैली के दौरान पहली बार अराश
आत्मघाती ड्रोन्स की नई पीढ़ी को प्रदर्शित किया गया। ये अपने आप में एक अलग घटना है, क्योंकि ईरान ने अपने घर पर बनाए गए हथियारों को सार्वजनिक तौर पर एक रैली निकालकर प्रदर्शित किया। ये रैली न केवल ईरानी फौज के प्रति एकजुटता दिखाने का माध्यम थी, बल्कि इसने दुनिया को ईरान की बढ़ती सैन्य तकनीक से भी रूबरू कराया। क्या है अराज ड्रोन की खासियत? अराज ड्रोन की नई पीढ़ी का प्रदर्शन ईरान की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अराज एक लोइटरिंग म्यूनिशन है, जिसका अर्थ है कि लक्ष्य के ऊपर काफी समय तक मंडरा सकता है और सही समय आने पर खुद को विस्फोट के साथ लक्ष्य से टकरा देता है। यानी कि ये एक आत्मघाती ड्रोन है। माना जाता है कि अराज ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे ईरान के क्षेत्रीय दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा बनाती है। नई पीढ़ी के इन ड्रोन्स में बेहतर नेविगेशन और एंटी रडार सिस्टम लगे होते हैं, जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। लेकिन जहां एक और ईरान नए हथियार बना रहा है और सार्वजनिक तौर पर उन्हें प्रदर्शित भी कर रहा है, वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की मांग की है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस मांग की वजह ईरानी लॉन्च सिस्टम को फिर से तैनात करना है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों की पहुंच से दूर है, जो 300 मील से ज्यादा दूरी के लक्ष्य पर हमला करती है। एजेंसी के मुताबिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर फैसला होता है तो ये अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की पहली तैनाती होगी। 23 अप्रैल को 2 हफ्तों के सीज फायर की अवधि खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने संघर्ष विराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया था। तब ट्रंप ने कहा था कि जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता तब तक हमलों पर रोक रहेगी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी कि इस्लामाबाद में वार्ता तो विफल हो ही रही है, लेकिन दोनों देश अपने अपने हथियारों की तैनाती को लेकर और ज्यादा सजग हो गए हैं, यानी संभावित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि ईरान अमेरिका के बीच का तनाव आगे किस ओर जाता है। उनसठ साल बाद यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने खुद को तेल बेचने वाले देशों के सबसे बड़े संगठन ओपेक से अलग कर लिया। यूएई को इससे क्या फायदे होंगे ये तो हमने आपको बताया था, लेकिन ओपेक के मजबूत स्तंभ और ओपेक की अगवानी करने वाले देश सऊदी अरब को इससे क्या नुकसान होगा ये भी समझिए। सऊदी अरब को बैक टू बैक झटका लग रहा है। जहां ईरान ने जंग के दौरान सऊदी में भी काफी नुकसान किया, वहीं दुनिया भर में तेल के उत्पादन और उसके दामों को ओपेक में ही तय किया जाता रहा और सऊदी ओपेक को लीड करता रहा। ईरान अमेरिका जंग के दौरान सऊदी का तेल प्रोडक्शन घटा और आबनाए हुर्मुज बंद होने से तेल का निर्यात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब यूएई के ओपेक से बाहर निकलने से इस संगठन का महत्व और गिरेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल अमेरिका की कोशिश लंबे वक्त से मिडिल ईस्ट में ओपेक जैसे संगठनों को तोड़ने की थी और अमेरिका इस्राइल समर्थक यूएई के ओपेक से निकल जाने से ये साजिश कामयाब होती दिख रही है। यूएई और सऊदी में आपसी प्रतिद्वंदिता है और यमन में दोनों भिड़ भी चुके हैं। यूएई चाह रहा था कि सऊदी की नकेल यमन में कसी जाए। ओपेक से निकलकर उसने ये शुरुआत कर दी है।